Hello everyone, welcome to the Hindu Daily Prelims Analysis dated 22nd July 2024। पहले टॉपिक पे चलते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है। पहला तो पीपीएफ आता है, फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट आता है, फिर सीनियर सिटीजन, एनएससी, किसान विकास। तो हम पहले याद रख लेना है, किसान आते हैं इसमें, सुकन्या आती है इसमें, सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, नेशनल का जो सेविंग सर्टिफिकेट है वो आ गया, पीपीएफ आ गया। इसका रेट कौन डिटरमाइन करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है, ये याद रखना है। आरबीआई नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और इसमें एक चीज है कि इसके अलावा भी इसमें 1, 2 और 3 ईयर प्लस 5 ईयर टाइम डिपॉजिट होता है इसका पार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट भी इसका पार्ट होता है। फिर मंथली इनकम अकाउंट भी इसका पार्ट है। ये सब याद रखना है, काम का है। और ये ओवरऑल जो स्मॉल सेविंग रेट्स होते हैं, ये किसका पार्ट बनते हैं? ये बनते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नहीं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। और इनका जो रेट डिटरमाइन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो किसके बेसिस पे करता है? वो एक फार्मूला है जो कि गोपीनाथ कमेटी ने 2016 में डिजाइन किया था। जिसमें क्या होता है बेसिकली कि हर क्वार्टर पे, मतलब हर 3 महीने पे इसका रेट डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनके सिमिलर टर्म के। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 ईयर का दे रखा है, तो 3 ईयर के टर्म के जी सेक का कितना रिटर्न है, उसके हिसाब से इसका रेट डिटरमाइन होता है। बट प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी कि इसमें से जो पीपीएफ है और जो हमारा 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट है, इसका जो रेट है वो फार्मूला से अभी कम हो है, इस वजह से ये न्यूज में है। नेक्स्ट चलते हैं, चल रही है रिगार्डिंग सेकेंड थॉमस स्टोन के लिए। इनके बीच में और भी कंफ्लिक्ट रीजन है। बेसिकली क्या होता है कि ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं कि इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ आइलैंड आ जाए, ताकि इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो बढ़ जाए। तो हम देख लेते हैं कि बार की क्या चीज़ है। तो जैसे कि इस मैप पे हम देख सकते हैं कि पैरासेल आइलैंड देखना है, फिर स्कार्बरो आइलैंड देखना है और स्प्रैटली आइलैंड देखना है। तो स्प्रैटली आइलैंड का ही पार्ट है ये सेकंड थॉमस सो, यहाँ इनकी लड़ाई चलती रहती है। और इसके अलावा एक रीड बैंक ऑयल फील्ड है यहाँ पे, ये याद रखना है, रीड बैंक ऑयल फील्ड। और चाइना की जो 9 डैश लाइन है, ये बेसिकली ये है, ये भी याद रखना है कि हमेशा ये कभी कभी आ सकता है पेपर में। तो पैरासेल आइलैंड, स्कार्बरो आइलैंड और स्प्रैटली आइलैंड, ये याद रखना है। और ये हमेशा इन सबके बीच में लड़ाई चलती रहती है। वियतनाम कभी क्लेम कर देगा, कभी मलेशिया क्लेम कर देगा, कभी ब्रुनई क्लेम कर देगा, कभी फिलीपींस क्लेम कर देगा रिगार्डिंग कि ये आइलैंड मेरे हैं और ये सब है। नेक्स्ट, तो अब बागमती रिवर न्यूज में है। बेसिकली इसने क्या किया है, इसने फ्लड्स कॉज कर दिए हैं बिहार में। पहले क्या होता था कि ये ज्वाइन कर देती थी जाके गंगा में, तो फ्लड्स नहीं होते थे। बट अब क्या हो गया कि इसका कोर्स चेंज हो गया है, जिसकी वजह से अभी फ्लड्स कॉज कर रही है बिहार में। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली ट्रांस बाउंड्री रिवर है। नेपाल में इसका ओरिजिन होता है, काठमांडू वैली में नेपाल में ओरिजिन हुआ, एंड फिर ये बिहार में फ्लो करती है। और बेसिकली जब फ्लो करती है तो 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन से पास करती है। पहला नेपाल के माउंटेन्स हो गए, प्लस हमारा जो शिवालिक रेंज हो गया उससे, और उसके बाद ये नेपाल के तेराई रीजन में भी आती है। तो 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन ये क्रॉस करती है। और एक चीज और देखना है कि अभी ये गंगा से नहीं मिलती है, और ये जाके बिहार में किससे मिलती है? बिहार में मिलती है ये बूढ़ी गंडक से, बूढ़ी गंडक रिवर से मिलती है। और इस बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो इंडिया का गारमेंट सेक्टर है ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो अभी हमारा एक्सपोर्ट है वो इवन जो 10 साल पहले हमारा जो एक्सपोर्ट था उससे भी कम है। मतलब हम एक्सपोर्ट पे फेल कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो हमें एक चीज याद रखने वाली है कि वियतनाम और बांग्लादेश जो है ये हमारे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं इस फील्ड में। जबकि वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, इवन बांग्लादेश का भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। प्रीलिम्स में भी एक बार अपैरेल सेक्टर पे क्वेश्चन आ चुका है एक्सपोर्ट्स पे। तो अभी हमें ये देखना है कि ये ऐसा क्यों है। क्योंकि पहली बात तो जो रॉ मटेरियल है उस पे, उसके इम्पोर्ट पे और कस्टम ड्यूटी में जो हम चेंजेस लेके आए हैं, और ये काफ़ी रिगरस बना दिया हमने, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही है एक्सपोर्ट करने में।
बस इतना ही याद रखना ज़रूरी है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, वियतनाम, बांग्लादेश कॉम्पिटिटर है, इवन चाइना भी हमारा कॉम्पिटिटर है और ये एक जॉब इंटेंसिव सेक्टर है, काफ़ी लोगों को जॉब ऑफ़र करता है और इम्पोर्ट हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं इसमें। अब इस आर्टिकल में काम की क्या बात है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया में 2020 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी और ये कॉन्फ्लिक्ट किसके रिगार्डिंग है, ये नगोर्नो काराबाख रीजन के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इनके बीच में। तो हम एक बार मैप पे देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अज़रबैजान हो गया, ये हो गया हमारा आर्मेनिया। अब अज़रबैजान जो है, ये बेसिकली इधर कैस्पियन सी से लगा हुआ है, यहाँ रशिया से लगा हुआ है, यहाँ जॉर्जिया से। तो रशिया, जॉर्जिया और इधर ईरान से लगा हुआ है और ये वाला जो रीजन है, ये भी अज़रबैजान का ही है। तो अज़रबैजान बेसिकली टर्की से भी यहाँ पे देख सकते हो आप टच में है। तो ये याद रखना है कि टर्की से टच में है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो ये वाला रीजन है, रेड वाला जो रीजन है, ये है हमारा नगोर्नो कराबाख रीजन। यहाँ पे एक कॉरिडोर दिख रहा होगा बीच में, ये लचिन करके। तो लचिन कॉरिडोर किससे रिलेटेड है? ये भी हमारा अज़रबैजान और आर्मेनिया से रिलेटेड है। और एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो रीजन है, ये ब्राउन वाला, ये बेसिकली आर्मेनिया ने कंट्रोल कर लिया है। ये कल भी डिस्कस किया था कि इज़राइल ने अटैक किया वापस हौथी रेबल्स पे, जो कि यमन बेस्ड होते हैं, यमन बेस्ड है। उनके कौन से पोर्ट पे अटैक किया है? होडाइडा पोर्ट। कभी-कभी प्लेसेस इन न्यूज़ में आ जाता है कुछ चीज़ें, प्रीलिम्स में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ फिशेज़ की डेथ हो गई है कंटामिनेशन से। और मेरे को इतना याद रखना है कि एक पिरासिकाबा रिवर है। पिरासिकाबा रिवर ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। पिरासिकाबा रिवर जो कि ब्राज़ील में है, जहाँ पे डेथ हुई। पिरासिकाबा कहाँ पे है? तो बेसिकली ये रहा, ये रीजन है और ये ड्रेन कहाँ करती है रिवर? ये ड्रेन करती है यहाँ पे अटलांटिक ओशन में। बेसिकली ये आर्टिकल मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये लिया है केआरएस की वजह से। केआरएस क्या है? कृष्ण राज सागर डैम की वजह से। कौन सी रिवर पे है ये? ये है कावेरी रिवर पे। और बेसिकली इसी डैम के पास हमारी इसकी कावेरी कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरी जॉइन करती हैं? पहले तो हेमावती, हेमावती प्लस लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था और हेमावती से जॉइन करती हैं कृष्ण सागर डैम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये हमें ये आर्टिकल में क्या लिखा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें इतना याद रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये क्या करती है? ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है। ये क्या करती है? ये स्टैंडर्ड सेट करती है प्रोफेशनल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए लॉयर्स के, प्लस ये लीगल एजुकेशन को भी रेगुलेट करती है और इसमें ग्रांट करती है कॉलेजेस को, जो कि ऑफर कर सकते हैं एलएलबी का कोर्स। प्लस ये एडवोकेट्स की राइट को गवर्न करती है, फंड्स एस्टेब्लिश कर सकती है फॉर वेलफेयर स्कीम के लिए, लीगल एड के लिए, और ग्रांट भी रिसीव कर सकती है। और ये एडवोकेट्स की राइट और डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है एडवोकेट्स के अगेंस्ट। तो अभी इसने क्या किया है, इसने लॉयर्स को बोल दिया है कि आप ऑनलाइन कहीं पे भी स्टार रेटिंग के हिसाब से आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, कि जहाँ से फिर आपको फिर लोग क्लाइंट्स मिले, क्योंकि ऐसा करने से ये होता है कि क्लाइंट को पता नहीं चलता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप लॉयर किस तरीके के हो, और आप चार्जेस वहाँ पे अपने स्टार लगा देते हो कि आप 5 स्टार का लॉयर हो, तो आप ज़्यादा चार्जेस ले सकते हो। तो ये बेसिकली जो डिसन स्फेयर है, इसे मैं कहता हूँ ये फालतू आर्ट है। ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, जिसका कोई अभी एप्लीकेशन बेस नहीं है। और किसी ने बोल रखा है कि सन जो है, अगर हमसे एडवांस सिविलाइजेशन है तो सन के अराउंड क्या करेगी, वो सोलर पैनल लगा देगी और उसकी एनर्जी जो है वो ही करेगी। तो ये बकवास आर्टिकल है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं।